अस्सलामु अलैकुम। वो काफी सालों से यहाँ पर रह रही थी और इतने सालों से यहाँ पर रहते हुए भी वो इस माहौल की आदी नहीं हो सकी थी। ये माहौल, ये लोग, यहाँ पर वो जिस तरह की तर्ज जिंदगी गुजार रही थी, ये सब कुछ इसे नापसंद था। बल्कि अब तो इसे अपने आप से भी नफरत महसूस होने लगी थी। अपने वजूद से भी गिन आने लगी थी। यहाँ पर वो गुनाह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी, मगर गुनाह की जिंदगी गुजारते हुए भी कुछ बातें ऐसी थी जो इसकी फितरत में शामिल हो चुकी थी और ये बचपन से ही इसकी जिंदगी की रूटीन का हिस्सा थी। इसमें एक तो इसकी नमाज थी, दूसरा तिलावत कुरान पाक थी। वो यहाँ आने से पहले भी रोजाना कुरान पाक की तिलावत किया करती थी और यहाँ आने के बाद भी वो रोजाना सूरत जिन की तिलावत करने लगी थी। शायद इसके जहन में कहीं बचपन की बात बैठी हुई थी। बचपन में इसे खौफनाक कहानियां सुनने का बहुत शौक था, जिन भूतों की बातों में इसे बहुत ज्यादा दिलचस्पी महसूस होती थी। दादी जब भी रोजाना इसको कहानी सुनाया करती थी, वो दादी जान से फरमाइश करके जिन भूतों की कहानी सुना करती थी। कभी कभी दादी जान इसे इसकी मनपसंद कहानी सुना दिया करती थी और कभी इसको डांट कर खामोश करवा दिया करती थी। दादी जान का कहना ये था कि जिन भूतों की बातें करने से वो इंसान के पास आ जाते हैं और फिर इंसान को डराते हैं, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इंसान को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। जबकि किंजा के जहन में जिन्नात का बहुत खूबसूरत सा तस्वर बना हुआ था। इसका मानना ये था कि जिन्नात बहुत खूबसूरत होते हैं और वो इंसानों के दोस्त होते हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से वो डरने लगी थी। ख्वाब में वो चीखें मारने लगी थी, सोते हुए उठ जाया करती थी। दादी जान ने इसके साथ जिन भूतों की बातें करना भी छोड़ दिया था और इसे परियों की शहजादियों की कहानियां सुनाना शुरू कर दिया था। मगर इन कहानियों में किंजा को मजा नहीं आता था। इनमें वो दिलकशी महसूस नहीं हुआ करती थी जो इससे जिन्नात की बातें सुनकर महसूस होती थी। वो दादी जान से फरमाइश करती कि इसके साथ जिन्नात की बातें की जाएं और जिन्नात की ही कहानियां सुनाई जाएं। फिर दादी जान ने ये रास्ता निकाला कि वो इसके साथ जिन्नात के अच्छे पहलू को बयान करने लगी थी। वो जिन्नात की इंसानों के साथ दोस्ती की बातें करने लगी थी। इन बातों को सुन सुनकर किंजा बहुत खुश हुआ करती थी और वो दिल ही दिल में ये बातें सोचने लगती थी कि काश इसकी जिंदगी में भी कोई जिन आ जाए। और एक दिन इसने दादी जान से पूछा कि जिन्नात के साथ दोस्ती कैसे की जा सकती है। तब दादी जान अपनी ही सोचों में गुम थी। उन्होंने सोचों में ही गुम ये कह दिया कि रोजाना सूरत जिन की तिलावत करने से जिन्नात इंसान के दोस्त बन जाते हैं। दादी जान ने तो ये बात बेख्याली में कह दी थी और वो अपनी बात करने के बाद भूल भी गए थे, मगर किंजा ने अपने जहन में ये बात अच्छी तरह से बिठा ली थी और वो रोजाना ही सूरत जिन की तिलावत करने लगी थी। इसके लिए जिंदगी का एक ही मकसद और हसूल था कि किसी तरह से ये जिन इसके दोस्त बन जाएं और वह रोजाना इशा की नमाज पढ़ती और अपने कमरे में बैठकर सूरत जिन की तिलावत किया करती थी और इसे पूरा यकीन था कि दादी हमेशा सच कहती हैं। दादी जान कभी झूठ नहीं कह सकती। इसका मानना था कि एक ना एक दिन इसकी जिंदगी में जिन्नात जरूर आएंगे और इसके साथ दोस्ती भी करेंगे, इसको अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे और वो इनकी दुनिया की सैर करेगी, इनके साथ ढेर सारी बातें करेंगी और बड़े होने तक भी इसकी यही रूटीन रही थी। अब वो अपने घर वालों से दूर थी, अपने खानदान से कोसों दूर, मीलों के फासले पर। वो नहीं जानती थी कि इसके घर वालों की क्या हालत है और वो जो कुछ सह चुकी थी, बर्दाश्त कर चुकी थी और जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रही थी, इसके बाद वो घर वालों का सामना कर ही नहीं सकती थी।
भला जिस घर में कभी सर से दुपट्टा भी नहीं सिरका था और अब वो शर्मो हया को बलाए ताक रखकर गैर लोगों के सामने नाचा करती थी, इनके सामने रक्स करती थी, इसके लिए ये मर जाने का मुकाम था। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो वह कब की हराम मौत को गले से लगा चुकी होती और वह जानती थी कि अगर इसके माँ बाप इसको इस वक्त देख लें तो वो अपने हाथों से इसका गला गोंद देंगे। बावजूद इसके कि वो इनकी बहुत बहुत लाडली और प्यारी बेटी थी, आज भी इसने हस्बे मामूल सूरज जिन पढ़ी और दुआ मांगने लगी कि अल्लाह पाक किसी नेक जिन या फिर किसी नेक इंसान को मेरी मदद के लिए भेज दे जो मेरी इस जिंदान में मदद कर सके, यहाँ से मुझे निकाल ले। तू जानता है कि मैं यहाँ पर कितनी मुश्किल से वक्त गुजार रही हूँ। दुआ मांगते मांगते इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी वो दुआ मांग ही रही थी कि लड़की ने कहा कि जल्दी से नीचे आओ, ग्राहक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसने मुर्दा दिली से अपनी चादर उतार ली और वो अपने मखसूस लिबास पहनकर चेहरे पर मेकअप थोप कर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर वो नीचे चलती गई। दालान यहाँ से लेकर वहां तक सजा हुआ था। फूलों की पत्तियां यहाँ से वहां तक बिखरी पड़ी थी। बड़े बड़े अमरा, अफसरान और वजीर वहां पर मौजूद थे जो इसका रक्स देखने के लिए आया करते थे। यहाँ पर इसका नाम चांदनी था। चांदनी की खूबसूरती की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी और वो इसके रक्स को भी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। जब वो रक्स करने लगती थी तो जैसे समा बन जाता था। लोग नोटों की बारिश कर दिया करते थे और वो आंखें बंद करके इस अमल में मसरूफ रहती थी। अगर वो कभी आंखें खोलती थी तो इसे अपने बाप की हया से झुकी हुई आंखें और अपनी माँ के सर पर ओढ़ा हुआ आंचल नजर आने लगता था और वो कर्ब से आंखें मूंद लेती। इसने भला कब ख्वाहिश की थी ऐसी जिंदगी गुजारने की? इसने कब चाही थी ऐसी जिंदगी? वो तो अपनी जिंदगी में बिल्कुल मगन थी और वो बहुत मासूम थी, मगर इसके साथ तकदीर ने एक ऐसा खेल खेला था जिसमें वो पहले ही मरहले पर हार गई थी। नाचते नाचते इसके पांव दुखने लगे और फिर इनमें से खून रसने लगा, मगर वो बदहोशी की हालत में थी। जैसे इसे कुछ सूझ नहीं रहा था, जैसे इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिखने वाले आंखें भी नहीं चिपका रहे थे और नाचने वाली अपने कदम नहीं रोक पा रही थी। शायद वो अपने अंदर का गम, अपने अंदर की उदासियत को इसी तरह से बाहर ला रही थी। जब इसकी हिम्मत जवाब दे गई तो वह गिरकर बेहोश हो गई और हमेशा की तरह इसे उठा के इसके कमरे में ले जाया गया। अगले दिन इसकी आंख खुली तो वह उदासी से लबरेज थी। उदासी फिर से रुख पर गालिब आ गई। उदासी ऐसी चीज थी जो इसको पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। बचपन तो कब का गुजर गया और अब जो वक्त गुजर रहा था वो क़यामत का वक्त है, मगर वो आज था। ये बात वो अपने जहन में बैठाए हुए थी कि वो सूरज जिन की तलावत करने से कोई ना कोई जिन इसकी मदद करने के लिए, इसको इस अंदाज से निकालने के लिए जरूर आएगा। और आज रात जब वो कुरान पाक की तलावत कर रही थी तो इसे कमरे में मनोज सी खुशबू महसूस हुई। ये बहुत अनोखा एहसास था। इसने आज तक इतनी अच्छी खुशबू इससे पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। हालांकि इसके पास महंगे से महंगे परफ्यूम भी जो कि इसके परस्तार इसके लिए लेकर आते थे मौजूद थे, मगर ऐसी खुशबू इनमें भी नहीं थी। इसने गहरी सांस लेकर इस खुशबू को जैसे अपनी रुख में उतारा और इसको अच्छी तरह से महसूस करने लगी। आज खिलाफ तवक्का इसे महफिल सजाने के लिए कोई भी बुलाने के लिए नहीं आया था। एक पल को तो वो हैरान हुई, मगर अगले ही पल ये सोचकर पुरस्कून हो गई कि आज का दिन गुनाह करने से बच गया। सुबह जब उठी तो मालूम हुआ कि यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ गया था और कुछ दिन तक यहाँ पर ये तमाम सरगर्मियां मुलतवी कर दी जाएंगी। ये सुनकर वो पुरस्कून हो गई, मगर साथ साथ वो ये भी सोचने लगी कि यहाँ पर तो पुलिस के भी कई अफसरान आते थे, तो वो ये कैसे बंद करवा सकते थे।
मगर ये सोचना इसका काम नहीं था। वो तो इसी में खुश हो रही थी कि कुछ दिन वो सुकून से गुजारेगी। इसके साथ और भी बहुत सी लड़कियां थी जिन्होंने इस खबर पर सुकून का सांस लिया था, क्योंकि वो भी चांदनी की तरह मजबूर थी और यहाँ पर लाई गई थी और ये काम वो अपनी मर्जी के खिलाफ ही किया करती थी। भला अपनी इज्जत का सौदा भी कोई अपनी मर्जी से कर सकता है? न जाने वो कौन सी औरतें होती हैं जो ये सब कुछ अपनी मर्जी से करती हैं। ये सब तो मजबूर और जमाने की सताई हुई लड़कियां थी। अगली रात को भी यही हुआ। वो जब सूरज जिन की तलावत कर रही थी तो इसे अजीब सी खुशबू महसूस होने लगी। एक अनोखा सा एहसास होने लगा। ये एहसास बहुत खूबसूरत था। वो जैसे इस खुशबू के सहर में खोकर रह गई थी और मदहोश हो गई थी। अचानक बाहर से शोर बुलंद हुआ और जब कमरे से बाहर आए तो बहुत से पुलिस वालों को यहाँ पे देखा जो लोगों को पकड़कर ले जा रहे थे। अगर वो भी पुलिस वालों के हाथ आ जाती तो वो इसे भी साथ ले जाते और थाने में बंद कर देते। वो बचते बचाते पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई और भी कई लड़कियां वहां से भाग गई थी। आम हालात में लड़कियां वहां से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगर कोई लड़की भागने की कोशिश करती और वो पकड़ी जाती तो इसे इबरतनाक सजा दी जाती थी और उसको देखने वाले कभी भी ख्वाब में भी ऐसा करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। मगर आज मामला दूसरा था। आज सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई थी और कितनी ही लड़कियां वहां से भाग निकली थी। किंजा उर्फ चांदनी भी पिछले दरवाजे से निकलकर जब बाहर आई तो वो बहुत सालों के बाद फजा में सांस ले रही थी। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। फिर वो एक सिमत भागने लगी। भागते भागते वो एक रोड पर आ गई, मगर इसे साथ साथ किसी खुशबू का एहसास हो रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खुशबू इसका ताकुब कर रही हो या फिर वो इस खुशबू के ताकुब में जा रही हो। जो भी मामला था, किंजा को महसूस हो रहा था कि वो किसी कैद से निकलकर आ गई हो, मगर वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो कहाँ जाए। इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा था। अचानक से इसे सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी और वो इससे टकरा कर बेहोश हो गई। आखिरी मंजर जो इसे याद था वो एक खूबसूरत नौजवान था जो इस पर झुका इसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। जब किंजा को होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी और इसके सामने वही नौजवान था। वो अपने चेहरे पर परेशान कुन तासरात सजाए इसको देख रहा था। इसने किंजा से पूछा इसकी कैसी तबीयत है। किंजा को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे बात भी नहीं हो पा रही थी, मगर इसने नौजवान को अस्पात में सर हिलाकर गोया तसल्ली दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस नौजवान ने इससे पूछा कि वो कहाँ जाएगी। अपने घर वालों को इतला दे, क्योंकि इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और बगैर इतला के इतनी देर रात तक घर से बाहर रुकना इसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो एक लड़की है। इसकी बात सुनकर किंजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बातचीत से एक अच्छे खानदान का फर्द लग रहा था। ऐसा लग रहा था इसे अपनी और दूसरों की इज्जत का बहुत पास और लिहाज है। किंजा की आंखों में आंसू देकर वो खामोश हो गया। किंजा जिस तरफ से आ रही थी वो एक बदनाम इलाका था और कल जो कुछ हुआ था इस लड़के को भी पता चल चुका था। इसे शक तो था कि शायद किंजा वहां से भागकर आ रही थी, मगर वो अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकालना चाहता था। ये भी तो हो सकता था कि इससे कोई गलत फहमी हो गई हो, मगर जो भी था, सच बात जो भी थी वो किंजा ही बता सकती थी और इसकी आंखों में जो आंसू थे वो अपनी कहानी आप सुना रहे थे। लड़के ने इससे कहा कि मेरा नाम रमीज है, मैं इस शहर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ और मैं अकेला रहता हूँ। मैंने 3 साल पहले शादी की थी और 1 साल पहले मेरी बीवी की मौत वाक़या हो गई है। घर में मैं और मेरा बेटा मुलाजमों के साथ अकेले रहते हैं। अब आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? किंजा ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। इसकी खामोशी और गरेज देखकर इसने भी मजीद कोई सवाल नहीं किया और जब डॉक्टर कमरे में आए तो इसने पूछा कि क्या मैंने
क्या मैं इन्हें लेकर जा सकता हूँ? इसके साथ जाते हुए किंजा हिचकिचा रही थी और वह दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। न जाने ये कैसा शख्स हो, मगर इसके साथ साथ इसके दिल को इत्मीनान था। वो ये सोचकर पुरसुकून थी कि ये शख्स गलत नहीं है और इसके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो शख्स बहुत बातूनी था, वो बहुत मजे की बातें करता था। इसकी बातें सुनकर किंजा को मजा आ रहा था और वो अपना गम जैसे भूलने लगी थी। घर आने के बाद इसने मुलाजमा को चाय लाने का कहा क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और इसे अपने सर में दर्द महसूस हो रहा था। चाय पीने के बाद इसने ये किंजा से कहा कि आप बिला झिझक मुझसे हर बात कर सकती हैं। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए, आपका खानदान कहाँ है और आप कहाँ रहती हैं? किंजा ने गहरा सांस लिया और फिर इसे अपने बारे में बताने लगी और जैसे अपने माजी में खो गई। इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कल की बात हो और वह स्कूल जा रही हो और इसकी अम्मा इसे सुबह स्कूल जाने के लिए उठा रही हो। किंजा, अरे किंजा, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे बाबा को ऑफिस से देर हो रही है, वो जाते जाते तुम्हें भी स्कूल में छोड़ देंगे। लेकिन इस वक्त 9th क्लास में वो पढ़ती थी। वो मुश्किल आंखें मलते हुए उठी और एक आंख खुली हुई थी और एक आंख बंद थी। जब वो वॉशरूम में गई थी, इसकी माँ ने मुस्कुराते हुए इसके लिए नाश्ता लगाया और हमेशा की तरह इसको नसीहत की कि रास्ते में किसी से कोई चीज लेकर नहीं खाना और न ही किसी अजनबी से बात करना है। इसने हमेशा की तरह माँ की बातों पर सर खिलाया और दिल ही दिल में सोचा कि माँ भी कितनी अजीब है, रोजाना एक ही बात करती है। भला क्या होना है, मुझे और किसी से चीज लेकर खाने में क्या मसला है? अम्मा बिना पुराने वक्तों की हैं, पुराने ख्यालात की मालिक हैं। इसने अम्मा की बात पर सर झटका और बाप के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर स्कूल में चली गई। वापसी पर इसने पैदल आना था और वो अपनी दोस्त के साथ वापस आती थी, मगर आज इसकी दोस्त छुट्टी पर थी और वापस आते हुए इसने कदरे वीरान जगह पर एक गाड़ी देखी थी जिसमें से एक औरत निकलकर बाहर आई और इसने कहा कि मुझे इस घर के बारे में बताओ, ये ड्रेस कहाँ पे है? जैसे ही किंजा वो ड्रेस देखने के लिए जो कि इसने इसके मुंह पर कोई चीज रखकर इसे बेहोश कर दिया था, जैसे ही वो ड्रेस बताने लगी थी, इस औरत ने इसके मुंह पर कोई चीज रखकर इसे बेहोश कर दिया। किंजा को जब होश आया तो वो अजनबी जगह पर मौजूद थी और अजनबी लोगों के दरमियान थी। फिर इसे पता चला कि वो गलत लोगों में फंस चुकी थी और इसके अलावा वहां पर कितनी ही लड़कियां थी जो इनकी कैद में मौजूद थी। वो लड़कियों से रक्स करवाते थे और इनकार की सूरत में इन पर जुल्म ढाया करते थे। किंजा ने इनकार करके भी देख लिया, मगर जब इससे जुल्म सहा नहीं गया तो वो इनकी बात मानने पर मजबूर हो गई और फिर कितने साल वो ये काम करती रही और अब जब इसे मौका मिला तो इसने मौका को नहीं गवाया और वहां से निकल आई। रमीज को इसके बारे में जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ था। इसने इससे वादा किया कि वो इसे इसके घर वालों से जरूर मिलवाएगा, मगर किंजा खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती थी कि वो घर वालों का सामना कर सके। रात काफी हो गई थी। रमीज ने मुलाजमा से कहा कि किंजा को साथ का कमरा दिखा दो। किंजा के सवालिया अंदाज में देखने पर रमीज ने इसे बताया कि साथ इसका बेटा है और आज से किंजा इसके साथ रहेगी और इसके बेटे का ख्याल रखेगी जब तक कि इसके माँ बाप इसे अपना नहीं लेते। तशक्कुर से किंजा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो समझ गई थी कि ये एक अच्छा इंसान है। कमरे में आने के बाद इसने वजू किया, नमाज पढ़कर खुदा का शुक्र अदा किया और फिर से सूरज जिन पड़ने लगी। आज फिर से एक मनोज सी खुशबू इसे महसूस हुई थी, मगर इसके खुशबू के साथ साथ इसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का भी एहसास हो रहा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ कोई और भी मौजूद है, जो इसके आसपास कहीं मौजूद है, जो इसे देख रहा है बड़े प्यार से। इसे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हो रहा था और वह सोच रही थी कहीं ये कोई अनदेखा वजूद, कहीं कोई जिन तो नहीं है। आज जब वो सो रही थी तो पूरी रात इसे अजीबो गरीब ख्वाब आते रहे। इसने ख्वाब में देखा जहां हरियाली थी, सब्जा था, नदी नाले बह रहे थे, चिहचहाते हुए परिंदे, बारिश में नहाते हुए दरख्त, फूल पौधे गर्ज के बहुत खूबसूरत मनाजर थे। और फिर इस ख्वाब में एक नौजवान भी था जो बहुत खूबसूरत था, जो सर से लेकर पांव तक सफेद लबादा ओढ़े हुए था और इसका भी रंग दूध की तरह सफेद था।
मैं इसकी खूबसूरती में खोकर रह गई थी और वो मुझे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जब किंजा की आंख खुली तो वो कितनी देर तक इस ख्वाब के सहर में खोई हुई थी। कितनी ही देर तक वो इस ख्वाब के शहर से निकल नहीं पा सकी थी। आंखें खोलने के बाद इसका चेहरा किंजा की निगाहों के सामने रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके लिए कोई अजनबी नहीं था, मेरे लिए जाना पहचाना था, जैसे इसका बहुत करीबी था। मैं इसके शहर में न जाने कितनी देर तक गिरफ्तार रही, जब इस 2 साल के बच्चे की आवाज पे मैं जाग उठी और बहुत बुरी तरह से वो बच्चा रो रहा था। मैंने इसको मुश्किल से बहलाया, इसके कपड़े तब्दील किए और इसे उठाकर बाहर ले आई। मेरे पास आते ही वो खामोश हो गया था और यूं वो इसके चेहरे की तरफ देखने लगा जैसे किंजा इसके लिए जानी पहचानी हो। और जब रमीज उठकर नाश्ते की टेबल पर आया तो वो साथ को खामोश और हंसता हुआ देखकर हैरत ज़दा रह गया था और किंजा से कहने लगा कि रोजाना सुबह के वक्त इसका अलार्म बज रहा होता है। ये किसी तरह भी किसी के काबू में नहीं आता। सिर्फ एक आया थी जिससे ये खामोश हो जाया करता था, इससे बहल जाया करता था और इसके बाद मैं इसको आज तुम्हारे साथ यूं खुश देख रहा हूँ। इसके बाद किंजा कभी वहां पे अच्छा वक्त गुजरने लगा था। रमीज बहुत ही अच्छा इंसान था और इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था और इसके साथ साथ वो एक नेक तबीयत इंसान था। इसकी मौजूदगी में किंजा को कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। किंजा को अपने घर वाले बहुत याद आते थे और वो चाहती थी कि वो अपने घर वालों से मिले। जब इसने रमीज से इस बात का जिक्र किया तो वो एक पल को खामोश होकर रह गया था। फिर वो इसे कहने लगा कि वो जल्द ही इसके घर वालों से इसको मिलवाने के लिए ले चलेगा। अब किंजा इबादत में बहुत ज्यादा वक्त गुजारने लगी थी। वो ज्यादा वक्त इबादत में गुजारती रहती थी और रो रो कर अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगती रहती थी। वो जानती थी कि अल्लाह पाक बहुत गफूर और रहीम है, वो सबकी सुनता है तो इसकी भी जरूर सुनेगा। जो इसने इस गुनाह की जिंदगी से निकाल कर ला सकता है वो इसके लिए मजीद भी बेहतरी के रास्ते पैदा कर सकता है। आज भी रात को जब वो साथ को सुलाने के बाद जब वो सूरज जिन की तलावत कर रही थी तो आज भी इसे अपने आसपास वो मानूस सी खुशबू महसूस हो रही थी। वो इस खुशबू से बहुत मानूस हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि इसके पास अनदेखी ताकत मौजूद है, मगर ये ताकत इसके सामने नहीं आना चाहती। इसने कहा, मैं जानती हूँ कि यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ। एक बार कहने पे जब कोई असर नहीं हुआ तो वो दोबारा से अपनी बात को दोहराने लगी और कहने लगी कि यहाँ पर जो कोई भी मौजूद है मेरे सामने आ जाए। इसकी बात के जवाब में कमरे में इसके सामने वाली कुर्सी पर सफेद धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते ये धुआं एक हेयरले का रूप धार गया और जो इसने रूप धारा किंजा इसे देखकर हैरान रह गई। ये वही नौजवान था जो इसने अपने ख्वाब में देखा था। वो बिल्कुल वैसा ही था, खूबरू और दिलकश। वो आज भी इसी तरह से सफेद लिबास पहने हुए था जैसा इसने अपने ख्वाब में इस नौजवान को देखा था। इस नौजवान ने इसे मुस्कुराते हुए देखा। किंजा इसे देखकर हैरत ज़दा रह गई थी। वो समझ तो गई थी कौन है, मगर फिर भी इसने पूछा कि मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? वो किंजा से कहने लगा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, मेरा नाम शाहजहान है। इस दिन जब तुम रोते हुए सूरज जिन की तलावत कर रही थी तब मैं वहां से गुजर रहा था। मैं तुम्हारी तलावत की आवाज सुनकर रुक गया था और फिर इस आवाज के ताक़ुब में जब मैं तुम तक पहुंचा और तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं दुख में मुब्तला हो गया। मैं समझ गया कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो और इस मुसीबत से निकलना चाहती हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती में खो गया था। मैं तुम्हें देखने में इतना मोह था कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो सका। इतने में तुम्हें एक और लड़की बुलाने के लिए आ गई थी और जब तुम तैयार होके इतने लोगों के सामने रक्स कर रही थी तो मुझे तुम्हारी बेबसी पर रोना आने लगा और इसके साथ साथ मुझे इन लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो एक मजलूम का तमाशा देख रहे थे। तब मैंने सोच लिया था कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ वो मैंने ही किया था और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए और इन मजलूम लड़कियों के लिए किया था जो वहां पर फंस चुकी थी और इनका वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर किंजा की आंखों में आंसू आ गए थे। ये जिन ज्यादा तो इसके लिए फरिश्ता साबित हुआ था। किंजा को लगता था कि वो इसी जिंदान खाने में कुट कुट कर मर जाएगी और
वो कभी अपने प्यारों से, अपने घर वालों से नहीं मिल सकेगी। इस जिनजादा ने कहा कि बहुत जल्द तुम अपने घर वालों से मिलोगी। किंजा इससे कहने लगी कि मैंने सुना है कि जिन तो बहुत ताकतवर होते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं। शाहजहां ने इस बात में सर हिलाया और कहने लगा कि मगर जिन्नात की भी कुछ हदूद होती हैं और वो अपनी हदूद में रहकर ही काम कर सकते हैं। किंजा इसे कहने लगी कि क्या तुम मुझे मेरे घर पर ले जा सकते हो? बहुत साल हो गए हैं, मैंने अपने घर वालों को नहीं देखा, मैं अपने घर वालों को देखना चाहती हूँ। शाहजहां ने एक पल को सोचा और फिर इससे कहा कि मेरा हाथ पकड़ो, अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद इसे महसूस हो रहा था कि वो फिजाओं में उड़ रही हो। ठंडी ठंडी हवा इसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद शाहजहां ने इसे कहा कि अपनी आंखें खोल लो। जब किंजा ने अपनी आंखें खोली तो वो अपने घर के सहन में खड़ी थी। ये वो सहन था जहां पर वो खेल कूद कर बड़ी हुई थी, जहां पे कभी अम्मी इसे जबरदस्ती बालों में तेल लगाया करती थी और चोटी किया करती थी। इसके जहन में गर्मियों की रातों में लेटकर वो दादी से कहानियां सुनना याद था और इसी सहन में गर्मियों की दोपहरों में जब घर वाले सो रहे होते थे तो वो गुड़ियों के साथ खेल खेला करती थी। बहुत सी यादें थी जो इसके साथ साथ वाबस्ता थी। वो नम आंखें लिए अपनी दादों के कमरे की जानिब चल दी। वो इस वक्त सो रही थी। फिर वो चलते चलते जब अम्मी अब्बू के कमरे में आई तो वो लोग इसके बारे में ही बातें कर रहे थे। इसकी अम्मी रो रही थी और इसके अब्बू से कह रही थी कि मेरी बेटी न जाने किस हाल में होगी। किंजा ये सब देखकर बहुत जज्बाती हो गई थी। वो जब इनके पास जाने लगी तो शाहजहां ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि इस वक्त ना तो मैं कोई देख सकता है और ना ही कोई तुम्हारी आवाज सुन सकता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द ही तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता बना दूंगा, मगर अभी अपने जज्बात पर काबू रखो और वापस चलो। वहां पर कोई है जो तुम्हारा मुंतजिर है। इसकी बात पर किंजा ने चौंक कर देखा। इसने मुस्कुराते हुए किंजा की बात की तायीद की और जब वो कमरे में वापस आई तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। इसने दरवाजा खोला तो सामने रमीज था। वो शक्ल से थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। जब किंजा ने दरवाजा खोला तो वो मुतमिन हो गया और कहने लगा, मैं काफी देर से दस्तक दे रहा हूँ। आपने जब दरवाजा नहीं खोला तो मैं परेशान हो गया था, न जाने क्या बात है। किंजा इससे कहने लगी कि मैं सो गई थी, मैं माजरत चाहती हूँ, इसलिए मैंने दस्तक की आवाज नहीं सुनी। अब की बार वो शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि मैं भी हद करता हूँ। जाहिर है रात के वक्त आप आराम कर रही होंगी। असल में आज मैंने सुबह से साथ को नहीं देखा था। जब तक मैं इसे देख ना लूं, इसे प्यार ना कर लूं, मुझे नींद नहीं आती और आपसे भी मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। किंजा ने इसे हैरत से देखा और पूछने लगी कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। रमीज कहने लगा कि अगर आपको सहमत ना हो तो मुझे एक कप चाय का बना दीजिए और लाउंज में बैठकर ही हम बात कर लेते हैं। चाय बनाते हुए भी वो मुसलसल यही बात सोच रही थी कि न जाने रमीज क्या कहने वाला है। फिर जब वो इसके सामने बैठी तो इसे महसूस हुआ जैसे रमीज बात करने से हिचकिचा रहा हो। फिर वो कहने लगा कि मुझे भी एक बीवी की जरूरत है और मेरे बच्चे को भी माँ की जरूरत है। तुम इतने दिनों से यहाँ पर रह रही हो, मेरे बारे में कुछ तो जान चुकी होगी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किंजा इसकी बात सुनकर हैरत ज़्यादा रह गई थी। इसे रमीज से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो इसे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी थी कि वो एक रकासा थी, जबकि वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी था। वो इससे शादी की दरख्वास्त कैसे कर सकता था, जबकि इसे तो लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। किंजा को हैरत का बुत बने देखकर वो कहने लगा कि अगर तुम मजीद वक्त लेना चाहती हो तो ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और वो कहने लगा, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे कबूल होगा। किंजा कहने लगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके साथ जिसकी भी शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत लड़की होगी, मगर आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मेरे साथ ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? इसकी बात पर रमीज ने गहरी सांस ली, जैसे इसे किंजा के इस सवाल की उम्मीद थी। कहने लगा कि जो कुछ भी था वो तुम्हारा माजी था। तुमने जो भी किया मजबूरी की हालत में किया, इसमें तुम्हारी रजामंदी बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। इसलिए जो कुछ भी हुआ अब तक इसे बयाना ख्वाब समझकर भूल जाओ और दोबारा कभी इसका भूल कर भी जिक्र नहीं करना। अगले ही दिन इन दोनों ने सादगी से निकाह कर लिया था।
वो घर जहां वो मेहमान की हैसियत से आई थी, अब वहां पर वो मालकिन की हैसियत से रह रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका रब इसको इतना नवाज देगा। वो अपनी खुशकिस्मती पर जितना भी नाज करती कम था। अब वो अक्सर ही जिनज़ादा शाहजहां इसके पास आता था और वो इसके साथ जाके कितनी ही बार अपने माँ बाप को छुप छुप कर देख चुकी थी। अब वो जिंदगी में काफी हद तक खुश और मुतमिन हो गई थी, मगर घर वालों की याद इसे अब भी सताती थी। रमीज इन दिनों अपने ऑफिस के काम की वजह से बहुत ज्यादा मसरूफ था। जब वो अपने घर वालों की वजह से ज्यादा उदास रहने लगी तो रमीज ने इससे कहा कि वो इसे इसके माँ बाप से मिलवाने के लिए ले चलता है। फिर जब वो अपने घर में अपने शोहर के साथ आई तो इसके घर वाले देखकर हैरत ज़दा रह गए। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने सालों बाद अपनी बेटी को यूं जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखेंगे। कितनी देर तक इसकी माँ और दादो इसे गले से लगाई रोती रही और इसे पूछती रही कि इसके साथ क्या हादसा पेश आया और वो इतने साल कहां पर रही, जबकि रमीज ने इसे सख्ती से मना किया था कि तुमने किसी को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई भी गलत बात सोचे, गलत समझे, चाहे वो तुम्हारे सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। तुम अपने माजी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। बस जो कुछ भी हुआ इसको भूल जाओ। इसने भी अपने घर वालों को यही कहा कि वो नहीं जानती। इसकी याददाश्त मुतासिर हो गई थी और अब जब इसकी याददाश्त ठीक हुई तो वो अपने घर वालों से मिलने के लिए आ गई। वो एक दिन अपने घर वालों के साथ रही थी। रमीज को चूंकि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था और वो ज्यादा दिन इसके साथ नहीं रुक सकता था और साथ भी इस घर में बेचैन हो रहा था। फिर अगले दिन वो वापस आ गई थी, मगर अब वो खासी मुतमिन और सरशार थी, जैसे वो सब कुछ भूल चुकी हो। अपना गम, अपनी तकलीफें, अपना कर्ब। सच कहते हैं जब इंसान सरशारी की कैफियत में होता है तो अपने साथ बीता हुआ तमाम गम भी भूल जाता है। इसे शुरू से ही जन्नात में दिलचस्पी थी, इनके वाकयात में, इनकी बातों में, और अब शाहजहां के तोफैल इसकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और वो बचपन से ये जानना चाहती थी कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो दिखने में कैसे होते हैं। और अब इसकी जैसे ये तमाम की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो रही थी और जैसे इसके तमाम सवालात के जवाब भी मिल रहे थे। अक्सर रात को शाहजहां रमीज और साद के सोने के बाद इसे अपनी दुनिया में ले जाता था और वो दुनिया किंजा को बहुत अच्छी लगती थी। वो लोग, इनका रहन सहन, इनकी बातें, हर चीज में किंजा के लिए बहुत कशिश थी। एक सवाल इसके जहन में अक्सर गर्दिश करता रहता था कि क्या जिन्नात की और इंसानों की शादी भी हो सकती है। इस दिन जब शाहजहां इसे अपने कबीले में लेकर गया तो वहां पर एक जगह महफिल सजी हुई थी और वहां पे एक बहुत बुरे जिन थे जो लोगों से हिकमत और दनाई की बातें कर रहे थे। शाहजहां किंजा को इनके पास लेकर गया और कहने लगा, इनकी बातें सुनकर तुम्हें बहुत बहुत अच्छा लगेगा। किंजा भी तवज्जो से इनकी बातें सुनने लगी। वाकई इनकी बातें बहुत ही मजेदार थी। वो बहुत से वाकयात और किस्से सुना रहे थे। जब उन्होंने बुराई के रास्ते पर चलने वाले जिन्नात से जंग की थी वो इनकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुई थी। फिर किंजा ने इनसे ये सवालात किए जो अक्सर इसके जहन में गर्दिश करते रहते थे, क्या जिन्नात और इंसान की शादी हो सकती है। तो वो बुजुर्ग इसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे कि कभी कभी ऐसे वाकयात हो जाती हैं और ऐसा सच सामने आ जाता है जिनको मानने से अक्ल भी इनकार कर देती है, मगर इनका कोई ना कोई वजूद होता है। मगर जिस चीज से कुदरत मना कर दे इसमें हिकमत पोशीदा होती है और जब इसको अपना लिया जाए तो इसमें इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किंजा इनकी बात समझ तो रही थी मगर सवाल की तशनगी अभी भी बरकरार थी और वो इसके चेहरे से शायद इसकी उलझन को समझ चुके थे। वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये मेरी नौजवानी के किस्सों में से एक किस्सा है जो मुझे आज तक याद है। अब्दुल मेरा दोस्त था। हम दोनों की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती थी और बड़ा गहरा रिश्ता था। एक दिन घूमते घूमते अब्दुल इंसानी दुनिया में चला गया और मैं इसको पूरे कोकाफ में ढूंढ रहा था मगर मुझे वो कहीं भी ना मिला। और शाम के करीब जब वो आया तो वो बहुत ही खोया खोया सा था और परेशान लग रहा था। मैंने इससे पूछा तो इसने मुझे ये कहकर टाल दिया कि बस मेरी तबीयत खराब है।
और अब वो अक्सर ही गायब रहने लगा था। मैं इसको ढूंढता रहता मगर वो मुझे कहीं भी ना मिलता। मैं सोच में पड़ गया था वो जाने कहाँ जाता है, क्योंकि पूरे कोकाफ में कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। फिर एक दिन मैं इसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच ही गया जहां पर वो जाता था। वो इंसान की दुनिया में जा रहा था और मैं सोच रहा था कि इसको इंसानी दुनिया में क्या काम, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें सख्ती से मना किया हुआ था कि बगैर इंतहाई किसी जरूरत के इंसानों की दुनिया में नहीं जाते, क्योंकि वहां पर हर तरह के आमिल हजरात भी होते हैं जैसे जिन्नात की ताक में रहते हैं और इनको कैद कर लेते हैं। मगर अब अब्दुल पीछे जाना मेरी मजबूरी थी। आखिर को मैंने ये देखना था कि अगर वो रोजाना वहां जाता है तो वो क्यों जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी मुश्किल में मुसीबत में मुब्तला हो जाए। जब मैंने देखा तो वही घर में जाकर रुक गया था। इसके चेहरे पर बेचैनी नजर आ रही थी। मैं थोड़ा फासले पर खड़ा होकर इसको देखने लगा। अब थोड़ी ही देर के बाद वहां पर एक लड़की आ गई। वो लड़की क्या थी, गोया 14वीं का चांद। इस कदर खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। अब मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर ऐसी ही रौनक थी गोया इसे नई जिंदगी की नवीद मिल गई हो। अब मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि चक्कर क्या है। फिर मैं इसके बाद वापस अपनी दुनिया में आ गया और जब मेरा दोस्त वापस आया तो मैंने अपने दोस्त से पूछा। पहले तो वो मुझे टालता रहा मगर फिर इससे मानना पड़ा और इसे तस्लीम करना पड़ा कि वो इस लड़की पर आशिक हो चुका है और वो इसे किसी और का होता बिल्कुल नहीं देख सकता। मैंने इसे बहुत समझाया कि वो अपने इरादे से बाज आ जाए। जिन्नात और इंसानों की कभी भी शादी नहीं हो सकती और इनका कभी भी मिलाप नहीं हो सकता। मगर मेरे इस दोस्त को मेरी बात समझ ही नहीं आती थी और उसने मुझे कस्में और वादे दे दिए थे कि मैं किसी और से इस बात का बिल्कुल भी जिक्र न करूं। मैं इसकी दोस्ती और कस्मों के आगे मजबूर हो गया था। कुछ दिनों से वो बहुत परेशान नजर आने लगा था। जब मैंने इसकी परेशानी का सबब पूछा तो इसने बताया कि इस लड़की की शादी हो रही है और वो मर के भी इसे किसी और का होता नहीं देख सकता। मेरे लाख समझाने पर भी इसे किसी बात का असर नहीं हुआ और वो इंसानों की दुनिया में चला गया। और फिर इसने इस लड़की को डराना धमकाना शुरू कर दिया और फिर इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया। अब इसे पूरे घर वालों को परेशान करके रख दिया था। सब लोग बहुत ही ज्यादा खौफजदा थे कि हमारी अच्छी बड़ी बेटी को क्या हो गया है। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने वादे को पसे पुष्ट डालूं और इसके घर वालों को सब कुछ बता दूं। फिर इसकी माँ बाप ने सब लोगों ने इसे बहुत समझाया, इसे मना करने की कोशिश की मगर इसने किसी की भी बात नहीं मानी और वो इस लड़की को छोड़ने पर किसी भी सूरत तैयार नहीं था। एक दिन लड़की के घर वाले इसे एक अमल के पास लेकर गए। वो अमल बहुत सख्त मसाज था और अपने असूलों का बड़ा पक्का था। इसके पास बहुत ज्यादा इल्म था। इसने फिर इल्म के बलबूते पर मेरे दोस्त को कैद कर लिया और इस लड़की को इससे आजाद कर दिया। फिर मेरे दोस्त के माँ बाप ने इस अमल के साथ बहुत बार मामला तय करने की कोशिश की मगर वो किसी सूरत भी नहीं मान रहा था। कितने साल तक मेरा दोस्त इसकी कैद में रहा और मरने से पहले इसने मेरे दोस्त को आजाद किया और इतने साल कैद में रहने के बाद वो हम लोगों से आकर मिला था और इस दौरान इस लड़की की मौत भी वाकया हो चुकी थी जिस पर वो आशिक था। यूं मेरे दोस्त ने अपनी जिंदगी के कितने ही कीमती साल कैद में गुजार दिए। ये कहानी मुझे सुनी सी लग रही थी। अब अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी कहानियां सुनते हैं जिसमें जिन्नात किसी लड़की पर आशिक हो जाते हैं और इसकी फिर कहीं और शादी नहीं होने देते। मैंने इसका एक ही पहलू देखा था और आज मैंने इसका दूसरा पहलू देखा तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि जिस तरह इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है, शायद यही मामलात जिन्नात के साथ भी होते हैं और वो भी मोहब्बत में इसी तरह से मजबूर हो जाते होंगे। इसके बाद जब मैं घर वापस आई तो जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं तुम्हें इतनी आवाजें दे रहा था। एक बार तो मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने इनसे कहा कि मैं तो यहीं पर मौजूद थी, मैं सो रही थी, मुझे तो आपकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हैरत है, मैंने तो लाइट जलाकर देखा तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। कमरे का दरवाजा भी इधर से बंद था और तुम वॉशरूम में भी नहीं थी। मैं तो परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हें कोई जिन तो नहीं उठा कर ले गए। मैंने इनकी बात को हंसी में टाल दिया।
हाँ हाँ, मुझे जिन्नात उठाकर ले गए थे और फिर मुझे वापस भी छोड़ गए क्योंकि आप मुझे याद कर रहे थे। इसलिए मेरी अभी भी वही रूटीन थी। मैं रोजाना ही सूरज जिन तलावत करके सोया करती थी। अब मेरी शादी को कितने साल गुजर चुके थे। अब मैं 4 जवान बच्चों की माँ थी और इस सब में मुझे साथ सबसे ज्यादा अजीज था, वो भी मेरे बहुत करीब था और बाकी बच्चों की निस्बत वो मेरा बहुत ज्यादा एहसास करता था। अब मैंने अपने सब बच्चों की शादियां भी कर दी थी। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुशबाश और मगन थे। सालों की रूटीन थी जो इसकी बिल्कुल भी नहीं बदली थी। आज भी वो अकेले कमरे में बैठकर सूरज जिन की तलावत किया करती थी और फिर देखते ही देखते इसके पास कितने ही जिन्नात आकर इकट्ठे हो जाते थे और फिर वो इनके साथ दुनिया जहान की बातें किया करती थी। तब किसी को भी इसके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। वो जिन्नात कितने ही लोगों के मसाइल भी हल करते थे। रफ्ता रफ्ता वो पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई थी। जिस किसी को कोई भी मसला होता वो इसके पास अपना मसला लेकर आता था और इसके पास आने वाले तमाम जिन्नात ही नेक थे जो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते थे। रमीज अब अपने कबीले का सरदार बन गया था। इसकी मसरूफियात में इजाफा हो गया था और वो बहुत कम इंसानी दुनिया में चक्कर लगाया करता था। किंजा के मोहल्ले में भी एक लड़की थी जिस पर एक जिन आशिक हो गया था और किसी सूरत भी लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसने इसके घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था और लड़की को भी तरह तरह की तकलीफें दिया करता था। जब ये बात किंजा के इल्म में आई तो इसने एक जिन के जरिए इस आशिक जिन को बुलवाया और जब इसे बातचीत की तो वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था और अपनी बात से फिरने वालों में से नहीं था। इसकी एक ही जिद थी कि वो इस लड़की की किसी और के साथ शादी नहीं होने देगा और इसे अपनी दुनिया में लेकर जाएगा। फिर किंजा ने इसे वो कहानी सुनाई जो इसने कोहकाफ में इस बुजुर्ग जिन से सुनी थी, जिनका दोस्त एक लड़की पर आशिक हो गया था और कितने साल तक वो एक अमल की कैद में रहा था। वो समझी थी कि बाकी बातों की तरह ये बात भी इसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, मगर इस बात ने तो इस पर इतना असर कर दिया था और वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि कहीं इसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ना हो, क्योंकि वो अपने माँ बाप की एक ही औलाद था और माँ बाप को इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और इससे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी। जब किंजा ने लोहा नरम देखा तो इस पर मजीद चोट की। जब किंजा ने लोहा गर्म देखा तो इस पर मजीद चोट की और कहने लगी कि तुम क्यों माँ बाप को इस उम्र में तकलीफ देना चाहते हो। मजीद 2-4 बातें करने के बाद वो जिन जैसे बहुत शर्मिंदा हो गया था और इसने कहा कि वो लड़की को छोड़कर चला जाएगा और अब फिर कभी वापस नहीं आएगा। और अब ऐसा ही हुआ था। किंजा ने सुना कि वो जिन लड़की को छोड़कर चला गया है और फिर इसके घर वालों ने लड़की की शादी भी कर दी और वो अपने घर में अब खुश खुरम जिंदगी गुजार रही थी। पिछले कुछ दिनों से किंजा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। रमीज इसे कितने ही डॉक्टरों के पास लेकर गया था, इसके कितने ही टेस्ट करवा लिए थे, मगर इसकी बीमारी किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इसका शोहर और बच्चे इसके लिए बहुत उदास हो रहे थे और तमाम जिन्नात जो रोजाना इसे गपशप करने के लिए आते थे वो भी इसकी वजह से अफसरदा थे और एक रात वो सब लोगों को उदास छोड़कर चली गई थी। इसका जनाजा बहुत बड़ा था और इसके जनाजे में इन लोगों ने भी शिरकत की थी जिसको रमीज और उसके बाकी बच्चों ने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। एक बहुत ही बड़ा मजमा था जो एक जगह से दूसरी जगह तक फैला हुआ था और लोग हैरान हो रहे थे। उन्होंने आज तक इतना बड़ा जनाजा किसी का भी नहीं देखा था। इसके जाने का सबसे ज्यादा दुख साद को हुआ था और उसके जाने के बाद ही साद पर यह इंकशाफ हुआ था कि वो उसकी सगी मां नहीं थी। कितनी देर तक वो हैरत का बुत बने अपने बाप की तरफ देखता रहा और इसने तायीद में सर खलाया और कहा कि वो इसकी सगी मां नहीं थी, बल्कि इसकी मां इसकी पैदाइश के दौरान ही हाल की हकीकी से जा मिली थी। साद को जैसे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि इसने तो सगी मां से बढ़कर इसके साथ प्यार किया था। इसने कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो इसकी सुतीली मां है और अगर इसका बाप ये बात इसको न बताता तो वो शायद इस बात को झूठ समझता। किंजा तो इस दुनिया से चली गई थी, मगर इसके खैर ख्वाह जिन्नात अभी भी इसके घर में मौजूद थे जो इसके घर वालों की खैर ख्वाही चाहते थे और कभी मुश्किल वक्त में इनकी मदद भी किया करते थे। बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो हमें सुनने में बिल्कुल अफसाने लगती हैं, लेकिन वो हकीकत पर मुश्तमिल है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।